हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 10x। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के साथ। लेक्चर 5 होने वाला ये और हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, हेनरीज लॉ पढ़ा था हमने, फिर हमने वेपर प्रेशर स्टार्ट किया था। उधर पे हमने कहा था कि हम लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे आज, और लिक्विड इन लिक्विड स्टार्ट करेंगे राउल्ट्स लॉ से, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो राउल्ट्स लो, तो अचानक से राउल्ट्स लो कहाँ से आया? पहले तो लिक्विड इन लिक्विड हमको पढ़ना चाहिए। तो लिक्विड इन लिक्विड यहाँ पे आएगा, वेपर प्रेशर और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप समझने के लिए राउल्ट्स लॉ को पता होना चाहिए। अभी इंडिविजुअली पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ को, फिर हम उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। लेट्स से ये एक बीकर है, ठीक है, टेढ़ा बीकर है, रहने दो, ठीक है, क्लोज बीकर है, मैंने किसी चीज़ से यहाँ पे क्लोज कर दिया, सील्ड है, ठीक है। इसमें एक सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड। लिक्विड लिक्विड मतलब क्या? मतलब सॉलिड भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वेपर फेज में कुछ होंगे, कुछ सॉल्यूशन फेज में होंगे। तो यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे क्या? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये पिछले क्लास में भी हमने देखा था जब हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, राइट। वही होता है जिसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। करेक्ट। तो इससे हम लोग राउल्ट्स लॉ में कैसे जाएंगे? तो राउल्ट्स लॉ पहले हम लोग पढ़ते, मतलब इनिशियली जिन्होंने दिया था राउल्ट ने, वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए दिया था। बाद में उन्होंने एक्सटेंड कर दिया जनरल फॉर्म के लिए, उसमें उसके बाद सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी ऐड कर दिया, लेकिन पहले हम लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि राउल्ट्स लॉ बेसिकली कहता क्या है कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो प्रेशर बन रहा है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या है, 1 और 2 है, ठीक है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। नाम तो मतलब स्पेसिफिक नहीं जा रहा हूँ मैं, जनरल कह के चल रहा हूँ कि हमारे पास 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो हम कह सकते हैं फॉर ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट द पार्शियल प्रेशर वुड बी directly proportional to the what? The partial pressure of 1. Let's say for component 1 partial pressure is P1, it would be directly proportional to the mole fraction of that the mole fraction of that constituent or that component in the solution. ठीक है, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? chi 1। ठीक है, सिमिलरली फॉर component 2 P2 it would be proportional to what? chi 2, which is nothing but the mole fraction of the second component. करेक्ट। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग। राउल्ट्स लॉ, इट स्टेट्स दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप बाद में देखेंगे, थोड़ा सा जब हम सॉलिड इन लिक्विड पढ़ेंगे तभी वो मतलब जनरल लॉ में आ जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, मतलब क्या कि सॉल्यूशन जो हुआ हमारा लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट इज ऑल्सो लिक्विड, सॉल्वेंट इज ऑल्सो लिक्विड। ठीक है, it states that for a solution of volatile liquids the partial vapor pressure of each component of the solution, each component, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर लेट्स से 2 कंपोनेंट, यहाँ पे 1 और 2 दिया होगा, for 2 components, component 1 और component 2, हम कह सकते हैं कि for each component the partial pressure of that the partial vapor pressure of that component in the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. तो mole fraction 1 का हम लोग chi 1 से नोट करेंगे, 2 का हम लोग chi 2 से नोट करेंगे, राइट। तो वही होता है यहाँ पे, वही हमने मैथमेटिकली लिखा है। दस फॉर कंपोनेंट 1 P1 इज प्रोपोर्शनल टू chi 1, ये chi है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ चीज़ें देना, मतलब अगर chi ढूंढ के देना हो तो गूगल से इधर कॉपी पेस्ट करके देना पड़ता है एक एक करके, या फिर सिम्बल्स में, अगर सिम्बल्स में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिम्बल्स होते हैं ना, मतलब हर ग्रीक से आ गया, रोमन से आ गया, लैटिन से आ गया, हर जगह से आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ढूंढना पड़ता है बार बार। तो आपको तो पता ही है chi है, आप याद रखें P1 प्रोपोर्शनल टू chi 1 और P1 इक्वल्स टू, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, P01 chi 1। ठीक है, सेम MS वर्ड का प्रॉब्लम, ये अलग अलग नहीं है, ये नॉट जो है वो ऊपर है जिसको हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, और 1 नीचे जिसको हम लोग सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, P1 प्रोपोर्शनल टू chi 1 और
P1 इज इक्वल टू, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी से जब हम इक्वलिटी लाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बिठाते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, ये P01 है chi1, ठीक है। मतलब फॉर दैट component it will be different, and again for P2 it will be P02 chi2, right? Similarly for component 2 P2 would be equal to P02 chi2, ये P02 है, ऊपर नॉट है और नीचे chi2 है, chi2, where P02 represents the O। तो P01 और P02 क्या होता है, नॉट मतलब ऊपर में जीरो ऐसा दिया हुआ है, डिग्री जैसा कुछ सिंबल दिया हुआ है, उसको हम लोग नॉट कहते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है यहाँ पे आप समझेंगे। ये मैंने पिछले क्लास में कहा था, फिर से कहता हूँ, एक ऐसा बंद कंटेनर हो जिसमें अगर हमारा सिर्फ कंपोनेंट 1 हो तो वो जितना प्रेशर अप्लाई करेगा वो होगा हमारा लेट्स से P1। और एक बंद कंटेनर में अगर प्रेशर कंपोनेंट 2 हो तो वो जो अप्लाई करेगा प्रेशर उसको हम लोग लेट्स से कहते हैं P2 है। लेकिन इन दोनों को हम जब मिला देंगे और एक सिंगल वेसल में, सिंगल क्लोज सिस्टम में हम डाल देंगे, इधर में क्या है 1 भी है, 2 भी है, ठीक है, 1 भी है और 2 भी है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा लेट्स से दिस इज P सॉल्यूशन, ठीक है, दैट विल नॉट बी इक्वल टू P1 प्लस P2, ये हमेशा कम होगा इससे। इट विल नॉट बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ऑफ कोर्स P1 नहीं होगा क्योंकि दोनों है, अभी P2 भी नहीं होगा क्योंकि दोनों है, लेकिन P1 प्लस P2 क्यों नहीं होगा वो अगर हम आगे जाके देखेंगे क्लियरली, एकदम मोलिकुलर लेवल पे हम देखेंगे, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कम होगा, तो इसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे P01, ठीक है। हमारे पास क्या है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को मिक्स करके हमने सोल्यूशन बनाया, ठीक है। हम कह रहे हैं कि यही इन दोनों कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट लेट्स से कंपोनेंट 1, अगर उसको हम लोग एक क्लोज कंटेनर में ले ले सिंगली, मतलब 2 को हटा के नहीं, मतलब इनिशियली अगर हम एक कंपोनेंट को सिर्फ एक वेसल में डाल दें, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग कह रहे हैं P01 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर नहीं, एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर तो हम लोग माप रहे हैं यहाँ पे T कांस्टेंट। उसमें अगर हम लोग सिर्फ एक कंपोनेंट का प्रेशर देखें उसको हम लोग कहेंगे उस कंपोनेंट का नॉट वाला जो वैल्यू है, ठीक है। तो अगर 1 और 2 में 1 को अगर हम इंडिविजुअली देखें तो उसका P1 नॉट देता है, अगर 2 का हम देखें तो उसका P2 नॉट देते हैं, ठीक है। तो वो होता है द प्रेशर अप्लाइड बाय द प्योर सॉल्वेंट इन द सेम टेम्परेचर। तो वही लिखा हुआ है, वेयर P01 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 एट द सेम टेम्परेचर। सिमिलरली वेयर P02 रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट 2 एट द सेम टेम्परेचर, करेक्ट। तो ये बेसिकली हमारा राउल्स लॉ है। आपने एक चीज गौर किया होगा कि ये काफी सिमिलर है टू हमारा हेनरीज लॉ, वो हम पैरेलल्स बाद में ड्रॉ करेंगे, आपको देखने में कितना सिमिलर है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है मेनली, वो क्या है आगे देखेंगे हम। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या है। हाँ, यहाँ पे एक चीज दिखा सकता हूँ मैं, जो कि बाद में हम फिर से पढ़ेंगे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सॉल्वेंट और सोल्यूट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टर्म्स आप भूल जाएंगे, आप याद रखेंगे अभी कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2, ठीक है, भूलना नहीं है। मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए 1 और 2 पकड़िए, क्योंकि सॉल्वेंट जब भी हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है दिमाग में, और जब सोल्यूट बोलते हैं तो बहुत कम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लोग कहते हैं कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के बारे में। तो यहाँ पे लेट्स से ये कंपोनेंट 1 है, ठीक है, ये ब्लू से डिनोट किया गया है, मैं ब्लू से लिखता हूँ कंपोनेंट 1, और कंपोनेंट 2 ग्रीन से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, और एक इसमें क्या है कंपोनेंट 2 है, ठीक है। तो इसके सरफेस पे क्या होगा, सिर्फ कंपोनेंट 2 के मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें सॉल्यूशन तो नहीं है, इसमें सिर्फ प्योर कंपोनेंट 2 जो है लिक्विड है, वो लिक्विड है, तो उसी के लिए प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, करेक्ट। कुछ वेपर फेज में होगा, कुछ सॉल्यूशन नहीं, कुछ लिक्विड में होगा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे प्योर कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे प्योर कंपोनेंट 2 है, यहाँ पे सिर्फ प्योर कंपोनेंट 1 प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्योर कंपोनेंट 2 एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर अपना, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तब क्या होता है, देखिए क्यों ज्यादा होता है प्योर का प्रेशर और क्यों कम होता है जब वो मिक्सचर में चला जाता है, उसका हम लोग अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बेसिक देखेंगे एकदम, बाद में और भी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। कौन सा कलर लिया था, ब्लू,
तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था कि सरफेस पे सब के सब ब्लू मॉलिक्यूल्स थे, मतलब जो कंपोनेंट है ब्लू कंपोनेंट लेट्स से अभी कहते हैं, वन को हम लोग ब्लू कंपोनेंट कहते हैं, ब्लू के सभी मॉलिक्यूल्स थे। तो ये इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है वेपर फेज में जाने के लिए, एस्केप करने के लिए, क्योंकि इनके पास हाईएस्ट एनर्जी होता है। करेक्ट, पढ़ा होगा अपने सरफेस टेंशन में। तो ये चले जाते हैं वेपर फेज में, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है। सिमिलरली ये भी और एक प्योर है, इसमें भी देखिए सब के सब ग्रीन है, सब ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका भी प्रेशर बहुत हाई होता होगा। लेकिन जब ये यहाँ पे आता है तब यहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट 2 अपना प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कंपोनेंट 1 भी कर रहा है, तो इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए अभी क्या हो गया, ग्रीन है लेकिन ब्लू भी है, ग्रीन है लेकिन ब्लू भी है, तो यहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर लेट्स से 20 थे, यहाँ पे अगर 20 थे तो यहाँ पे आके 20 नहीं रहे, यहाँ पे आगे 10 हो गए लेट्स से, और ये भी 10 हो गया। तो ये जो इनिशियली जितना प्रेशर दे पा रहा था अपने प्योर फॉर्म में, वो सॉल्यूशन फॉर्म में उतना प्रेशर नहीं दे पाएगा। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, रेड में लिखता हूँ, दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड is always higher than वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका बार बार यूज आएगा इस चैप्टर में। आगे जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे क्यों होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्यों होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो भी। तो ये हमने देख लिया डायग्रामेटिकली एक चीज़। अभी हम आते, हाँ यहाँ पे अभी हम देखेंगे राउल्स लॉ अप्लाई होगा यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। पहले हमने डिफाइन किया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कि एक वेपर जो अपना प्रेशर एग्जीक्यूट करता है और उसके कॉन्डेंस फॉर्म्स नीचे होते हैं। करेक्ट, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ कोर्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी साथ साथ बढ़ता है। तो अभी हम क्या देखेंगे, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशंस, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया पहले कि कुछ नहीं, क्लोज्ड कंटेनर, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें दोनों लिक्विड्स, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है यहाँ पे वेपर प्रेशर, वॉल्स पे जाके बार बार कोलाइड कर रहा है, विद इन मोलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, वही जो एक्सर्ट कर रहा है उसको हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर, द टोटल प्रेशर P टोटल हम लोग कह रहे हैं इसको, लेट्स से P टोटल over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressures of the components of the solution and is given as this। तो ये क्या होता है, ये डाल्टन्स लॉ है। हमको पता है कि अगर एक सॉल्यूशन हुआ जिसमें 1 + 2 है कंपोनेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 + पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 मिला देंगे हम लोग, तो जाके हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग लेट्स से PS कहेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि P total equals to P1 plus P2, where P1 and P2 are nothing but the partial pressures of the components in the solution. Substituting the values of P1 and P2, तो अभी हमने राउल्स लॉ से क्या पढ़ा कि for each individually component, let's say मैं जनरल बताने जा रहा हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि ith component, ठीक है, तो we can say that this is proportional to nothing but its mole fraction in solution, chi i। इसी को हम लोग अगर प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, पी आई इक्वल्स टू नथिंग बट पी नॉट आई काई आई। पी नॉट आई क्या है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्योर लिक्विड आई इंडिविजुअली एट द सेम टेम्परेचर। करेक्ट, तो वही हमने लिखा हुआ है P1 को, इसलिए मैंने कहा था कि पहले राउल्स लॉ पढ़ लेते हैं। राउल्स लॉ पढ़ लेंगे तो ये एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है, उन्होंने पहले इतना बात बताया, यहाँ पे आए फिर बताया कि इससे यहाँ पे कैसा है, उसके लिए बीच में घुसा दिया राउल्स लॉ, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने पहले राउल्स लॉ पढ़ा लिया और अभी वेपर प्रेशर और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। तो अभी आपको पता है कि P1 इक्वल टू chi1 P01, पता है आपको। सिमिलरली P2 इक्वल्स टू chi2 P02। ये कभी मत भूलना कि ये कैसा है, ऐसे लिखना पड़ता है,
सुपरस्क्रिप्ट में नॉट, और आई जो होता है या फिर जो भी नीचे होगा वो सबस्क्रिप्ट में, ठीक है, एक साथ। यहाँ पे देख के लग रहा है कि अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, ऊपर और नीचे होना चाहिए। तो पी टोटल इट इज नथिंग बट इक्वल टू काई आई पी नॉट आई प्लस काई टू पी नॉट टू। तो अभी हमको और एक चीज़ पता है, जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था कंसंट्रेशन यूनिट्स में, सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आपने देखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, काई वन प्लस काई टू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब अगर 2 कंपोनेंट हुआ तो, अगर n कंपोनेंट हुआ तो सारे का सबका जब हम लोग एडिशन करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन होता ही क्या है, फ्रैक्शन होता है आउट ऑफ 1, पहले भी कहा था मैंने। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो इफ वी कैन से दैट काई वन प्लस काई टू, सिंस इन दिस केस देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स, सो वी कैन से दैट काई वन प्लस काई टू इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर हम लोग साइड चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, काई वन को इन टर्म्स ऑफ काई टू लिखना हो तो काई आई इक्वल्स टू वन माइनस काई टू, करेक्ट। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे 1 माइनस काई टू, काई आई के जगह पे लिख दिया हमने पी नॉट आई प्लस काई टू पी नॉट टू। तो यहाँ पे हमने इसको ब्रेक किया है, पी नॉट आई यहाँ पे आ गया, काई टू हमने कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या हो गया, पी नॉट 1 माइनस में आ गया और पी नॉट 2 प्लस में आ गया, करेक्ट। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, what can we conclude from this equation, that the total pressure of a solution can be denoted in terms of any one of the components mole fraction। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने दोनों के टर्म में किया था डिनोट, लेकिन हम लोग सिर्फ एक के टर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे हमने काई वन को एलिमिनेट कर दिया, काई वन को इन टर्म्स ऑफ काई टू लिखा, और अल्टीमेटली देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन है। So we can denote P total in terms of only one component's mole fraction, correct? और दोनों के वेपर प्रेशर पे वो डिनोट कर, दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स पे वो डिपेंड करता है P total, वो भी हम डिनोट कह सकते हैं। और फिर इसी इक्वेशन को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये जो ग्राफ्स में सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पहले होता था, लेकिन एक बार आपको ग्राफ्स क्लियर हो जाए तो बाद में इतना हार्ड नहीं लगता है। इनफैक्ट बहुत लोग तो इक्वेशंस याद रखते हैं थ्रू ग्राफ्स, क्योंकि इतना मतलब डिटेल में कहा जाता है कि एक इक्वेशन में आप जितना देख पाए उससे काफ़ी ज़्यादा आप देख पाते हैं उस इक्वेशन का ग्राफ से, ठीक है, कि वो कैसे वेरी करता है किस वैल्यूज़ के साथ। तो इस ग्राफ को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली देखने में एक बात होता है और बनाने में एक बात होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि दो साइड में क्यों है एक्सिस, क्योंकि हम लोग तो जनरली ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा ड्रॉ करते हैं, कंसिडरिंग दिस इज पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज पॉजिटिव वाई। तो यहाँ पे दो क्यों है, क्योंकि हमको दोनों का वेरिएशन देखना है, ठीक है, दोनों कंपोनेंट का। इसलिए हम लोग बाइनरी लेते हैं ताकि हम लोग का ईजियर हो, ऐसे फॉर्मुलेशंस और मैथमेटिक्स सब कुछ ईजियर हो, समझने में आसान हो। तो दो कंपोनेंट हमारा क्या है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। तो एक स्टेट होगा जहाँ पे कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन 1 होगा, और एक स्टेट होगा जहाँ पे कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। मतलब क्या, मतलब एक स्टेट होगा जब कंपोनेंट 1 का कंसंट्रेशन फुल है, और एक स्टेट होगा जब कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन फुल है, करेक्ट। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें, काई वन लेट्स से ये इधर पे इक्वल टू 1 है, मतलब एट दिस पॉइंट देयर इज नो काई टू, मतलब काई तो छोड़िए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है दैट कंप्राइजेस ओनली ऑफ लिक्विड 1, इट डज नॉट कंटेन लिक्विड 2। तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमेशा हमको क्या पता है कि दोनों ऐड करके 1 आना चाहिए। तो काई टू वुड बी नथिंग बट इक्वल टू 0। सिमिलरली इस पॉइंट में आएंगे हम लोग, तो यार काई वन इक्वल टू 0 और काई टू इक्वल्स टू 1। मतलब आप देख सकते हैं कि एज वी ग्रो थ्रू द ग्राफ अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, काई वन 1 से लेकर धीरे धीरे 0 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कंपोनेंट 1 का कंसंट्रेशन विद टाइम घट रहा है, टाइम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे कम रहा है विद, और काई टू मतलब दूसरे कंपोनेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इधर पे बढ़ रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, 0 से 1 हो रहा है। मतलब पहले बिल्कुल नहीं था, बाद में पूरा इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ ओनली द सेकंड लिक्विड, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं ये यहाँ पे ये उल्टा भी हो सकता था, ठीक है,
यहाँ पे P1 भी ऊपर हो सकता था, P2 नॉट भी नीचे हो सकता था, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर उल्टा लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, या बुक में कहीं पे लिखा होगा कि वी हैव कंसिडर्ड दैट कंपोनेंट 2 इज मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट 1। ठीक है, वोलेटिलिटी लिख देता हूं, वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट 2 इज ग्रेटर देन कंपोनेंट 1। तो ये ऊपर कैसे आया, वोलेटाइल ज्यादा है, मतलब क्या, मतलब ज्यादा लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा, तो मतलब ज्यादा वेपर फॉर्म होगा, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा 1 से, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे कम होगा। वही है बस। अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि कंपोनेंट 1 का वोलेटिलिटी ज्यादा है तो ये ग्राफ ऐसा हो जाता है, यहाँ से ऐसा आता है, यहाँ से ऐसा आता है, यहाँ से ऐसा आता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक, ये सब मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होनी चाहिए, ऑफ कोर्स हम ऐसा तो नहीं बता सकते। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, P1 नॉट, यहाँ पे हमने क्या लिया, P2 नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा कि कंपोनेंट 2 है ही नहीं, कंपोनेंट 1 ही है सिर्फ। और यहाँ पे क्या है, P1 नॉट, मतलब P1 नॉट क्या था, प्योर लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे प्योर लिक्विड 1 पूरा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे P1 नॉट है। क्यों, क्योंकि सेकंड लिक्विड तो है ही नहीं ना, तो ये यहाँ से लेके से 0 तक आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्योर लिक्विड 2 है, प्योर लिक्विड 1 है ही नहीं। तो प्योर लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर क्या होता है, P2 नॉट। तो ये भी इधर से लेके 0 तक आएगा। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे तब जाके जो बनेगा उसको हम लोग कहेंगे PS, विच इज नथिंग बट द सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों, और ये लाइन क्यों डिनोट करता है सॉल्यूशन, क्योंकि हर पॉइंट में अगर आप देखें, लेट्स से इस पॉइंट में यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से मैं एक रैंडम कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और लेट्स से ये 0.1 है, यहाँ पे लेट्स से ये 0.1 है और ये 0.8 है। ठीक है, लेकिन ये शायद गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, मतलब दोनों प्लस करके 1 होना चाहिए। तो ये अगर 8 हुआ तो 0.2 होना चाहिए, ये अगर 6 हुआ तो ये 0.4 होना चाहिए, ये 4 हुआ तो ये 0.6 होना चाहिए, ये अगर 0.1 है तो ये 0.9 होना चाहिए। तो अगर आप तब देखें इस पॉइंट में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, प्रेशर जो होना है वो होगा, लेकिन मोल फ्रैक्शन इन दोनों को ऐड करके हमको एक सोल्यूशन मिलेगा जिधर मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0.8, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0.2। अगर हम इस पॉइंट पे देखें, we will get a solution which will have mole fraction of 1 equal to 0.1 and mole fraction of 2 equal to 0.9। और हर पॉइंट में ऐसा ही मिलेगा कि हाँ दोनों को ऐड करके हमको मोल फ्रैक्शन 1 मिलेगा। ठीक है, दैट्स वाई दिस डिनोट्स द P टोटल विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे देखते हैं अभी सिमिलर चीज़ें जो कि मैंने कहा, हमने पकड़ा है कि वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट 2 इज ग्रेटर देन कंपोनेंट 1, दैट्स वाई वेपर प्रेशर इज हायर ऑफ द प्योर लिक्विड, दैट इज 2। तो ये थोड़ा सा हाई में, ये थोड़ा सा लो में। ये टोटल का है, यहाँ पर डैश लाइंस दिया हुआ है क्योंकि ये एक्चुअल में तो है नहीं, पता है, एक्चुअल में तो हमको सॉल्यूशन का देखना है जो कि ऐसे जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए दिया हुआ है कि देखो ये 0 से लेके 1 तक जाता है, ये भी 0 से लेके यहाँ पे 1 तक आता है। ठीक, तो ये हमने देख लिया मोल फ्रैक्शन का वेरिएशन विद वेपर प्रेशर। आगे देखते हैं राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो जैसे कि हमने देखा राउल्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर के लिए हम कहते हैं, हमने लिक्विड लिक्विड में देखा, आगे शायद लिक्विड सॉलिड लिक्विड में भी देखेंगे। हाँ, तो उससे पहले हमने राउल्स लॉ देखा था। राउल्स लॉ में क्या था, सोल्यूबिलिटी था, उसमें हमने मोल फ्रैक्शन डाला था, राइट। तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर, ये एक डिफरेंस है, देखते क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ Pi इक्वल्स टू P0 I chi I, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा, इन द सोल्यूशन ऑफ ए गैस एंड ए लिक्विड
इन द सोल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिक्विड इन लिक्विड। वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सो वोलेटाइल दैट इज एग्जिस्ट एज ए गैस, मतलब इतना वोलेटाइल है कि वो लिक्विड स्टेट में रहता ही नहीं है, वो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में ही, ठीक है। मतलब वोलेटिलिटी इतना हाई है कि लिक्विड स्टेट में उसको रहने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। That it exists as a gas and we have already seen that its solubility is given by Henry's law. मतलब Henry's law was for gases and our Raoult's law is for liquids. वही है मेन डिफरेंस Raoult's law में और Henry's law में। बाद में अगर आप इक्वेशंस को कंपेयर करें, which states that pH equals to KH into X, where KH is nothing but Henry's constant. करेक्ट। तो इन दोनों का भी आप कंपेयर करके देखिए, ये क्या है पार्शियल प्रेशर, ये क्या है पार्शियल प्रेशर, ये क्या है मोल फ्रैक्शन, ये क्या है मोल फ्रैक्शन। सिर्फ यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो बदल गया है। ये हेनरी ने दिया था, हेनरीज कांस्टेंट, ये राउल्स ने दिया है, लेकिन इसका नाम अलग है। ये मतलब एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है ये जो वैल्यूज है, बाकी देखिए बिल्कुल सिमिलर है। सो राउल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू P0 1। आ सकता है कभी कि हेनरी फॉर इन केस ऑफ राउल्स लॉ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, तो आपको कहना है कि P0 1 विच इज नथिंग बट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। अभी हम देखेंगे सॉलिड्स इन सॉलिड्स। इसलिए मैंने जब पहले राउल्स लॉ पढ़ा था तब मैंने एक अंडरलाइन करवाया था कि वोलेटाइल लिक्विड्स, करेक्ट। तो इसमें तो एक सॉलिड आ जाएगा, तो वो तो वोलेटाइल होगा नहीं, राइट। एक सॉलिड आ जाएगा, वो तो वोलेटाइल नहीं है। सॉलिड्स वोलेटाइल होती है क्या, पता है, ऑफकोर्स होती है, नेप्थलीन होती है, फिर कैम्फोर होता है, वो होती है वोलेटाइल। लेकिन इन जनरल जब हम सॉलिड्स कहते हैं तब हम क्रिस्टलाइन नेचर के बारे में सोचते हैं, तब हम सॉल्ट्स के बारे में सोचते हैं, जो कि नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल वोलेटाइल नहीं होती है। उनको काफ़ी एनर्जी देना पड़ता है, मतलब काफ़ी हीट एनर्जी देना पड़ता है ताकि वो मेल्टिंग की तरफ जाए। तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू गिव ए सोल्यूशन, मतलब सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। नॉन वोलेटाइल सॉलिड मतलब क्या, मतलब सॉलिड। क्यों, क्योंकि गैस वो तो ऑलरेडी इतना वोलेटाइल है कि वो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में। लिक्विड भी वोलेटाइल है, हमने देखा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन कि आसानी से चले जाएंगे अगर इनफ एनर्जी मिला तो लिक्विड वेपर स्टेट में। तो ये क्या हो गया, सॉलिड, करेक्ट। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दैट इज ए सॉलिड इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू गिव ए सोल्यूशन, सॉल्वेंट इज व्हाट, लिक्विड सॉल्वेंट इन दिस केस। To give a solution, the vapor pressure of the solution is solely from the solvent alone. क्यों, वेपर प्रेशर बनता किससे, वेपर से। सॉलिड का वेपर हो सकता है नहीं, अगर वोलेटाइल सोल्यूट नहीं हुआ तो नहीं होगा। वोलेटाइल मतलब क्या, वो कैम्फोर वगैरह। तो अदरवाइज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी ओनली फ्रॉम द सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब सिर्फ एक कंपोनेंट से वेपर प्रेशर आएगा, दूसरे से वेपर प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वो वेपर में टर्न होगा ही नहीं। This vapor pressure of the solution at any given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. ये थोड़ी देर पहले हमने देखा, ग्राफ के थ्रू भी हमने देखा कि P1 नॉट P2 नॉट काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो कि होता है वो कम होता है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का देखें वो भी कम होता है। तो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन, तो ये जो डिक्रीज होता है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड है। तो वो क्यों होता है वो हम देखेंगे। The decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution. तो अभी हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं towards colligative properties, ठीक है। The quantity of non-volatile solute present in the solution, irrespective of its nature. तो अभी नेचर से हम जब चले गए हैं आगे, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वांटिटी के बारे में, करेक्ट। द क्वांटिटी ऑफ नॉन-वोलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है यहाँ पे कैसे
वेरी करता है विथ नॉट नेचर बट इट वेरीज विथ द क्वांटिटी. डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 mole of sucrose to 1 kg of water is nearly similar to that produced by adding 1 mole of urea to the same quantity of water at the same temperature. तो देखिए 1 मोल सुक्रोज 1 kg वाटर में और 1 मोल यूरिया 1 kg वाटर में, दोनों का सेम चीज़ नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ है. सुक्रोज हम खा सकते हैं, यूरिया नहीं खा सकते हम, टॉक्सिक होता है, नाइट्रोजनस प्रॉब्लम है उसमें. तो कितना डिफर करता है इनका नेचर, लेकिन इनका क्वांटिटी सिमिलर है, 1 मोल 1 मोल. तो क्वांटिटी सिमिलर है तो हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा हुआ है कि दोनों का जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर होता है वो सेम होता है. तो इससे क्लियर होता है कि क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. जैसे कि हमने पहले कहा था कि KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट वो नेचर पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, ये से हमने बताया है ऊपरी ऊपरी बातें. ठीक है, एक्चुअल में हम लोग अभी तक नहीं गए, वो अभी हम आगे देखेंगे. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे. ठीक है, तो व्हेन द सोल्यूट इज, यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ये देखें, सिर्फ एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि दूसरा कंपोनेंट सॉलिड है. सॉलिड वेपर में जाएगा नहीं, वेपर में जाएगा नहीं तो वेपर प्रेशर किसका बनेगा? किसी का नहीं बनेगा. तो व्हेन द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, दैट इज solid, only the solvent molecules are present in vapor phase and contribute to vapor pressure. So let P1 be the vapor pressure of the solvent, chi1 be its mole fraction, P01 be its vapor pressure in the pure state. Then according to Raoult's law, this, right, Pi equals to, P1 equals to P01 chi1. तो ये सिमिलर है, सिर्फ एक का है, तो इसलिए सिर्फ एक का दिखाया गया है. अगर आप उस स्टाइल में लिखना चाहता है chi1 chi2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? chi1 इक्वल्स टू 0, chi2 इक्वल्स टू, कुछ लिखने का नहीं है, इसलिए इस स्टाइल में लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ 0 और 1 दिया हुआ है. क्योंकि सिर्फ chi1 का ही बात कर सकते हैं ना, chi2 का कैसे बात करेंगे? मोल फ्रैक्शन कैसे देखेंगे आप? क्योंकि वेपर प्रेशर में वेपर तो बना ही नहीं है. तो ये देखिए राउल्ट्स लॉ को थोड़ा सा चेंज किया हमने. पहले हमने क्या कहा था कि राउल्ट्स लॉ हम लोग सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए इनिशियली बना था वो, उसके बाद उसको जनरलाइज कर दिया सॉलिड्स को भी डालने के लिए इस लॉ में. तो वही लिखा हुआ है, फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. पहले कहा था कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स. ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसलिए कहा फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें अगर एक भी वोलेटाइल कंपोनेंट हुआ, फॉर ईच वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो जो नॉन वोलेटाइल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा, जैसे कि हमने ग्राफ में भी देखा कि कोई कुछ होता नहीं है ना, वेपर फॉर्म ही नहीं होता, तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा? तो सिर्फ वी कैन से राउल्ट्स लॉ होल्ड्स ट्रू फॉर द वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. तो कि सिमिलर है पहले जैसा. इसका अगर मैथमेटिकली लिखे तो क्या? सेम. provided component 1 is what? Provided component 1 is volatile. ठीक है, आगे चलते हैं. आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो लिक्विड सॉल्यूशंस जो की है उसको हम लोग फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेदर दे फॉलो राउल्ट्स लॉ और नॉट. ठीक है, तो उसको हम लोग आइडियल कहते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं. दो ही डिस्टिंक्शन है. तो आइडियल जब भी हम कहते हैं लाइक केमिस्ट्री में या फिर साइंस में भी इन जनरल, तो थोड़ा सा सस्पेक्ट लगता है, थोड़ा सा सस लगता है, राइट, कि आइडियल बोल के कुछ होता नहीं है. ऐसे कि हमने पहले भी आइडियल गैस इतना ज़्यादा पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस नहीं, एवोगाड्रोस लॉ, वो तीनों मिला के हमने डिड्यूस किया था PV इक्वल्स टू NRT. बाद में हम कहते हैं कि अरे ये तो होता ही नहीं है, ये कभी मानता ही नहीं है. बाद में हम लोग दूसरे इक्वेशन में जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है, सिमिलरली आइडियल सॉल्यूशंस भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे,
सिर्फ हम लोग देखेंगे कुछ सोल्यूशन ऐसे हैं जो कि आइडियल बिहेवियर की तरफ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में मतलब 100% आइडियल बिहेवियर कहीं भी नहीं मिलेगा हमको। सिमिलर लाइक आइडियल गैसेस, सिमिलर लाइक आपने पढ़ा होगा कार्नोट इंजन पढ़ा होगा आपने थर्मोडायनामिक्स में। हम कहते हैं कि वो इंजन थियोरेटिकली 100% वर्क प्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं करता है। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है दुनिया में, दुनिया का ये लॉ है नेचर का। तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या कहता है, लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। सो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, दे ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कोई भी कंसंट्रेशन हो, डिपेंड नहीं करता, राउल्स लॉ को वो हर कंडीशन में फॉलो करेंगे, ठीक है। So this is the number one condition to be called an ideal solution, and they also have two other conditions. Delage mix, which is nothing but the enthalpy of mixing should be equal to 0, or the enthalpy of volume change should be also equal to 0. उसका क्या मतलब हुआ, ये आपने देखा होगा, ये आपको confusion लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, हाँ लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने लिक्विड 1 लिया, लिक्विड 2 लिया, दोनों को एक साथ डाल दिया, तो वो क्या सेम रहेगा, वो जो जिस कंटेनर में हम लोग डालेंगे वो क्या सेम रहेगा, टेम्परेचर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या कमेगा। ये आपने देखा था जब हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ रहे थे, तब मैंने कहा था कि सोल्यूबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाउ डज इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कि कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं, कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है इसका लाइव, तो फिर आप आपके लैब में जाइए, जाके NaOH डालिए, थोड़ा सा पानी लीजिए एक बीकर में, उसमें NaOH डाल के देखिए, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो क्लियर इंडिकेशन क्या है कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली लिक्विड्स को भी अगर मिक्स करेंगे तो कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर कुछ टेम्परेचर घटेगा, मतलब हर रिएक्शन आइदर एक्सोथर्मिक होता है या फिर एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। तो डेलेज मिक्स विल बी नेवर इक्वल टू 0 इन रियल लाइफ। होगा भी तो भी मतलब नेग्लिजिबल होगा, लेकिन होगा, कुछ तो वैल्यू होगा, या फिर फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा शायद। दे ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, डेल एच मिक्स इक्वल टू 0 एंड डेल वी मिक्स इक्वल टू 0। मतलब मैंने अगर 10 ml ऑफ कंपोनेंट 1 मिलाया और 10 ml ऑफ कंपोनेंट 2 मिलाया, तो दे आर सेइंग दैट द सोल्यूशन शुड बी इक्वल्स टू 20 ml सोल्यूशन। लेकिन ये होता है कि एक्चुअल में नहीं होता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा ही तो होना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे जाएगा, मास तो वेस्ट नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मिक्स हो जाती है, कुछ डिसोसिएट कर जाती हैं, तो प्रॉब्लम हो जाता है, सिमिलर वॉल्यूम नहीं रहता है, ठीक है। कुछ कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन करके, हो सकता है नया कंपाउंड फॉर्म कर ले या फिर नया टाइप ऑफ एट्रैक्शन जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बन जाए, तो वो नहीं होता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन यही कहता है कि देयर आर 3 कंडीशंस। नंबर 1 इट इज दे ओबे राउल्स लॉ over the entire range of concentration, their enthalpy of mixing is equal to 0, their volume change of mixing is also equal to 0. Examples, अब example क्या होगा, example जो होगा वो exactly ideal नहीं होंगी, लेकिन close to ideal behavior होंगी, ठीक है। तो example में of course ऐसी ही चीज़ें होंगी जो कि similar, क्या कहते हैं उसको, similar nature हो दोनों का, correct। लाइक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि काफ़ी डिफरेंट नेचर के हों, तो जब वो दोनों मिल जाए तो मतलब कोई वॉल्यूम चेंज भी ना हो और कोई प्रेशर चेंज भी ना हो, कोई एंथैल्पी चेंज भी ना हो, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सिमिलर चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ये जो 3 एग्जाम्पल है, इसी को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल याद करना एक बहुत मुश्किल काम होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि रैंडम होते, कोई मतलब लॉजिक नहीं होता क्यों ये है। एग्जाम्पल है मतलब है, एप्पल रेड है तो है, आपको याद रखना है बस। सिमिलरली ये भी है, तो ये तीनों एग्जाम्पल याद रखें, क्यों, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यही है। तो क्या हो गया, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। हेक्सेन हेप्टेन पता होगा आपको, हेक्सेन क्या हो गया, C6, एज कितना हो जाएगा 14। एन हेप्टेन क्या हो जाएगा, C7, एज कितना हो जाएगा 16, राइट। एन मतलब क्या, मतलब सिंगल चेन, नो ब्रांचेस। सिमिलर है, एकदम सिमिलर, सिर्फ एक कार्बन एटम ज़्यादा है यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। फोर्सेस भी सिमिलर होंगे अपने अपने। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरीन इथेन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इथेन क्या होता है, जैसे ये इथेन है, ब्रोमो इथेन,
क्लोरोइथिन सिमिलर है, ब्रोमीन क्लोरीन जो कि एक डिफरेंस है, वो दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ग्रुप 17 के हैं। बेंजीन एंड टोलुइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बेंजीन ये, टोलुइन भी ये ही है, ऊपर में सिर्फ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये अगर आपको समझ में आता है क्या है, कुछ नहीं, ये CH2 यहाँ पे CH3 है, मतलब इथेन हुआ नहीं, ब्रोमोइथेन, एक हाइड्रोजन को हटा के एक ब्रोमीन एटम, यहाँ पे भी CH2 CH3, एक हाइड्रोजन का हटा के एक क्लोरीन एटम, करेक्ट। और फिर यहाँ पे बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन क्या है, बेंजीन और टोलुइन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बेंजीन में सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के अगर हम एक मिथाइल ग्रुप डाल दें उसको हम लोग टोलुइन कहते हैं। तो दीज आर आवर आइडियल सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू NCERT। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, दे डू नॉट ओबे ऑफ कोर्स। आइडियल सॉल्यूशन क्या हो गया, जो राउल्स लॉ को फॉलो करती है अंडर ऑल कंसंट्रेशंस, जिनका वॉल्यूम चेंज 0 होता है, जिनका एंथैल्पी चेंज 0 होता है ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग दोनों 0 होता है। तो इसका क्या होगा, ऑफ कोर्स सबका अपोजिट, ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, करेक्ट है। ये इसका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, करेक्ट है। इसका एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम चेंज विल, एंथैल्पी नहीं, इन द वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0, करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें डेविएशंस आएंगी। एक कह रहा है कि राउल्स लॉ है तो पूरा मतलब जैसे कि ग्राफ यही आना चाहिए, तो इससे अगर मैं आपको कहूं कि आपको क्लास टेस्ट में 30 मिला आउट ऑफ 40, तो और कोई दूसरा आके कहता है कि नहीं मिला, तो आइदर उसमें से आपको क्या मिलेगा, आइदर कम मिलेगा 30 से या फिर ज़्यादा मिलेगा 30 से, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो सिमिलरली इसमें भी सेम होता है, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है 0 को, या पे 0 को, और इसको अगर नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये आइदर ग्रेटर हो सकता है एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, या फिर उससे कम हो सकता है एज प्रेडिक्टेड बाय राउल्स लॉ। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है ग्राफ कुछ, या फिर अगर निगेटिव डेविएशन हुआ तो ऐसा बन सकता है ग्राफ, मतलब नीचे की तरफ जो एक्सपेक्टेड था उससे कम हुआ। तो वही है, डेविएशन 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। वो क्या होता है अब क्या देखेंगे हम, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एक्चुअली। तो ग्राफ जैसे कि मैंने पहले बताया वैसा ही है, लेकिन ये होता क्यों है वो हम देखते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, इथेनॉल और एसीटोन, ठीक है। तो इथेनॉल एसीटोन स्पेसिफिक नहीं, हम लोग जनरल बात करते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक सॉल्यूशन है ए का, ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन है बी का। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेट्स से वी कॉल इट ए इंटरेक्शन। इसमें जो होगा इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन उसको हम लोग ऐसे कहते हैं बीबी इंटरेक्शन। तो यहाँ पे ए एक इंटरेक्शन है, इसके अपने मोलिकुल्स में एक इंटरेक्शन है, यहाँ पे बी और बी मतलब अपने मोलिकुल्स में एक इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, काफ़ी टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देंगे, यहाँ पे ए बी का सोल्यूशन बन गया, मतलब ए प्लस बी का सोल्यूशन, 2 कंपोनेंट ए और बी है हमारे। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस होंगे वो होंगे ए इंटरेक्शंस तो होंगी, बी बी इंटरेक्शंस भी होंगे, लेकिन साथ में एक नया इंटरेक्शन आएगा ए बी इंटरेक्शन। अब सब कुछ डिपेंड करेगा इस ए बी इंटरेक्शन में। लेट्स से ए और ए में इंटरेक्शन था, एक यूनिट से हम लोग बताते हैं, लेट्स से इसमें 10 यूनिट्स का इंटरेक्शन था, इसमें भी लेट्स से 10 यूनिट्स का इंटरेक्शन था, लेकिन ये लोग जब मिले तो इन दोनों में कैसा इंटरेक्शन होगा, ये तो भाई भाई, ये भी भाई भाई है, तो इनके अंदर तो अट्रैक्शन अच्छा ही होगा, मतलब इंटरेक्शन अच्छा ही होगा। लेकिन जब ये दूसरों के साथ मिलेंगे, घर के बाहर, परिवार के बाहर वालों के साथ मिलेंगे, तब उनका इंटरेक्शन कैसा होगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉजिटिवली डिबेट करे या फिर निगेटिवली डिबेट करेगा। तो अगर यहाँ पे 10 यूनिट्स और 10 यूनिट्स था, लेकिन इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम है, सिर्फ 3 यूनिट्स है, तब हमको जाके देखना, जब the intermolecular interaction between the two components are less than the individual interactions, then positive deviation देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए
यहाँ पे इन दोनों के बीच में भाईचारा नहीं है, लड़ाई है, ठीक है। तो लड़ाई है तो क्या होगा, ये रहना नहीं चाहेंगे अपने साथ, तो निकल जाना चाहेंगे। निकल जाना चाहेंगे मतलब क्या, वेपर स्टेट में चले जाएंगे आसानी से। अगर वेपर स्टेट में आसानी से चले जाएंगे तो ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा, अगर ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वही यहाँ पे इन दोनों में इंटरेक्शन कम है। ए में अच्छा था इंटरेक्शन, बी में अच्छा था इंटरेक्शन, लेकिन जब ए भी आके साथ में मिल गए, इन दोनों में इंटरेक्शन अच्छा नहीं रहा, तो ये लोग निकलना चाहते हैं यहाँ से, सोल्यूशन से निकलना चाहते हैं। सोल्यूशन में वेपर में चले गए, वेपर बढ़ा दिया, क्योंकि सब में दुश्मनी है। ज़्यादा मोलिक्यूल चले गए वेपर में तो ज़्यादा वेपर बन गया, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर हो गया। तो इसलिए राउल्स लॉ ने जो प्रेडिक्ट किया था कि आइडियल बिहेवियर होना चाहिए कि ए में जैसा भाईचारा होगा, बी में ऐसा भाईचारा होगा, जब ए और बी मिलेंगे तो उनमें भी वैसा ही भाईचारा होगा, ऐसा कहा है राउल्स लॉ ने। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं। आप सब लोगों के साथ इक्वली मैच नहीं करते। किसी लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा आपका दोस्ती हो जाता है, कुछ लोगों के साथ आपका बहुत कम होता है दोस्ती, राइट। तो इन दोनों में दोस्ती नहीं है, तो ये लोग निकलना चाहते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। वेपर में वेपर फॉर्म होता है, ज़्यादा वेपर फॉर्म होता है, तो वेपर प्रेशर भी हाई हो जाता है, करेक्ट। इसलिए पॉजिटिव डेविएशन। और सिमिलरली तो आप ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं अभी कि निगेटिव डेविएशन क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट कि दोनों में बहुत ज़्यादा भाईचारा हो गया। ए में भाईचारा था, बी में भाईचारा था, लेकिन ये दोनों जब मिले, ए बी इंटरेक्शन, ये बहुत अच्छा हो गया। ये दोनों तो सोलमेट निकले, एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर इच अदर, देयर मैच वॉज मेड इन हेवन। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे, ठीक है। इनके अंदर इतना अच्छा अट्रैक्शन हुआ कि 10 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 हो गया। तो ये दोनों तो अभी साथ रहना चाहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं, शादी कर लेंगे एक साथ रहना चाहते हैं अभी, तो वेपर में जाना नहीं चाहते। ये दोनों चाहते हैं कि एक साथ सोल्यूशन में रहें, क्योंकि इतना अच्छा इंटरेक्शन इनका। नहीं जाएंगे वेपर में, वेपर कम फॉर्म होगा, बहुत कम मोलिक्यूल्स जाएंगे वेपर स्टेज में। तो वेपर प्रेशर जो कि प्रेडिक्टेड बाय राहुल, राहुल ने कहा था कि अरे ए में जितना भाईचारा होगा बी में सेम भाईचारा होगा। इन दोनों ने कहा नहीं, वी टू आर मेड फॉर इच अदर, हम दोनों एक साथ रहेंगे, मतलब अपने आप से ज़्यादा एक साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट नहीं, को डिपेंडेंट, ठीक है। तो वही हो गया यहाँ पे, इसलिए वेपर कम फॉर्म हुआ, वेपर प्रेशर भी कम हो गया, इसलिए निगेटिव डेविएशन, ठीक है। इसका एग्जांपल्स फिर से यही दोनों आप याद रखेंगे। ग्राफ तो देखने की कोई बात नहीं, सेम है। ये देखिए, ये ओरिजिनल ग्राफ दिया हुआ है और ये एक्चुअल ग्राफ है, मतलब इसका पॉजिटिव डेविएशन, इसका निगेटिव डेविएशन, सिंपल है। पहला वाला ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट था, बाकी सब इजी है, मतलब सिमिलर है। इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल आपको पता होगा क्या होता है, CH3 CH2OH, सॉरी, एसीटोन एसीटोन मतलब नथिंग, प्रोपानोन, 2 प्रोपानोन, ठीक है। मतलब प्रोपेन और इसमें एक कीटोन ग्रुप, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। फिर से तो ये तो आसान हो गया याद रखना, एसीटोन के साथ CH2 और इथेनॉल। तो हमने क्या देखा है कि CH2 में जैसा इंटरेक्शन था एसीटोन में, मतलब CH2 के अपने मोलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन था, एसीटोन के अपने मोलिक्यूल्स में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन था, जब वो दोनों एक साथ मिले उनमें झगड़ा हो गया, वार हो गया उनमें, ठीक है। इसलिए वो लोग कहे कि हम लोग को निकलना है यहाँ से, निकल गए वेपर स्टेट में, ज़्यादा वेपर फॉर्म कर लिया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। सिमिलर केस होता है CH2 एसीटोन में भी, इथेनॉल एसीटोन में भी। फिर आते हैं निगेटिव डेविएशन, फिनोल एनिलीन। फिनोल क्या होता है, बेंजीन में एक OH लगा हुआ, फिनोल। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है, फिर से सेम, NH2। क्लोरोफॉर्म पता है आपको, बॉलीवुड का फेवरेट किडनैपर, किडनैपिंग एजेंट, CHCl3, क्लोरोफॉर्म। एसीटोन सिमिलर, ठीक है। तो इनमें इतना अच्छा इंटरेक्शन कैसे होता है, ये तो हो गया कि शादी और कोडिपेंड ये सब वो तो हो गया, लेकिन मेन जो केमिकली बात करें तो क्या होता है, मैं ये वाला दिखाता हूँ, ये NCERT में दिया हुआ है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का क्या होता है, क्लोरोफॉर्म कुछ ऐसा होता है, एसीटोन कैसा होता है, एसीटोन
और ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को कैसे दिखाऊं, सी ऐसा दिखाता हूँ, Cl3। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो इंटरेक्शंस होती है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। इसलिए जो इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मतलब कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है, लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर देन नो बॉन्ड एट ऑल, नो इंटरेक्शन एट ऑल, ठीक है। ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स फोर्सेस। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है यहाँ पे। सिमिलरली फिनॉल में भी क्या होता है, फिनोलिक प्रोटॉन बन जाता है, मतलब एक H+ निकल जाता है। और एनिलीन जो होता है, एनिलीन में क्या होता है, ये जो होता है एनिलीन, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो इंटरेक्शन होता है ज़्यादा होता है। एक साथ रहना इनको पसंद है, एक साथ रहना पसंद है, इसलिए वेपर स्टेज में नहीं जाते हैं, वेपर स्टेज में नहीं जाते हैं, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम फॉर्म होता है, तो निगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसी के साथ खत्म हुआ क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।